का दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है हम लोग देखो सोशियोलॉजी ऑप्शन जो कि कवर कर रहे थे एस पांडे जी के बुक से। तो आज देखो आज का क्या टॉपिक हमारा रॉबर्ट किंग मर्टन हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो आज देखो उनका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सामाजिक अनुरूपता एवं विचलन का सिद्धांत। ये वाला आज जो कि आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये हमारे रॉबर्ट किंग मर्टन जी है। तो चलो देखते हैं फटाफट से आज का हमारा टॉपिक जो है। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। जैसे हमारे समाजशास्त्र का जो बैच 1 था वो फुल हो चुका है। बैच 2 में अभी भी जो कि देखोगे 8 बच्चे जो कि एनरोल हो चुके हैं, राइट। ये भी बैच 2 भी आपका 20 बच्चों का है। इसमें 20 बच्चे मैक्सिमम एनरोल होंगे। तो ये भी बैच 2 काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। ये क्या है, आपका समाजशास्त्र हिंदी माध्यम के लिए टेस्ट सीरीज है। मिनी टेस्ट सीरीज भी होता है और आपका जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है दोनों होता है। इसमें 2 बैच है, ठीक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप देखो यहाँ पे हमको कांटेक्ट करके हमसे और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या प्रक्रिया प्रोसेस है, ये सब चीज़ें, राइट। और चलो शुरू करते हैं। पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग देखो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 78% मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल के साथ। तो देखिए हमने रॉबर्ट के मर्टन में अभी तक क्या क्या पढ़ा था। मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत देख लिया था, मर्टन का प्रकारवाद में योगदान भी देख लिया था, प्रकट प्रकार अप्रकट प्रकार भी देख लिया था, विसंगति वाला टॉपिक भी देख लिया था। आज हम देखेंगे अनुरूपता एवं विचलन का सिद्धांत। इसके बाद इनका एक लास्ट टॉपिक बचेगा संदर्भ समूह, वो भी हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। सबसे पहले समझिए जो मर्टन का अनुरूपता एवं विचरण का जो सिद्धांत है ये किसके संदर्भ में आया था। ये दरअसल जो समाज की संरचना है, किसी समाज की कैसी संरचना है उसको समझाने के लिए जो कि इन्होंने अनुरूपता एवं विचरण का जो कि अपना सिद्धांत वगैरह लेकर आया था। तो ये याद रखिए, तो ये सिद्धांत क्यों दिया गया था, किसी समाज की संरचना को अध्ययन करने के लिए कि वहाँ पर किस तरह का समाज है, किस तरह की सामाजिक संरचना वहाँ पर प्रिवेल करते हैं किसी भी समाज में, राइट। चलिए इसको पढ़ते हैं। एस पांडे जी देखिए क्या लिखते हैं। तो एस पांडे जी यहाँ पर लिखते हैं कि मर्टन ने बताया कि समाज के नियमों एवं मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना अनुरूपता है, जिसको क्या कन्फॉर्मिटी बोला जाता है, तथा उनका उल्लंघन विचलन या डिविएंस कहलाता है, ठीक है। यानी कि अनुरूपता और विचलन क्या है उसको डिफाइन कर दिया बहुत ही शॉर्ट में, बहुत अच्छे से। कि जो देखो जब समाज के नियमों एवं मानदंडों का जो कि अनुसार जो भी क्रियाविधि होती है उसके अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसे अनुरूपता कहते हैं। लेकिन जब सामाजिक मानदंडों मूल्यों की अवहेलना होने लगती है, उसका उल्लंघन किया जाता है, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है समाज में उसको क्या बोलते हैं, विचलन की स्थिति बोलते हैं, या फिर संघर्ष या तनाव, जो भी आप करो उसके बाद जो कि विचलन के बाद संघर्ष या तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। अब आगे जो एस पांडे जी वो बताते हैं कि जो ये मर्टन का अनुरूपता एवं विचलन का सिद्धांत है, इन्होंने जैसे देखो सबसे पहले क्या किया, जो लम्ब्राशो का यानी कि इससे पहले जो अनुरूपता एवं विचलन का सिद्धांत था उसका खंडन करते हुए जो कि अपना यह सिद्धांत दिया। जैसे इसके पहले क्या सिद्धांत प्रचलित थी, जैसे लम्ब्राशो का सिद्धांत था कि जो जन्मजात अपराधी का सिद्धांत, यानी कि कहा जाता है जैसे कि जो व्यक्ति एक बार अपराध हो जाता है तो उसके घर परिवार में जितने व्यक्ति होते हैं उसको अपराधी पूरा समाज मान लेता है हमेशा के लिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो ये इस तरह कुछ लम्ब्राशो का सिद्धांत था। फिर फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था। तो इन सभी का खंडन करते हुए जो कि आपके मर्टन जी बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल जो सामाजिक संरचना होती है हमारी उसके आधार पर जो कि समाज में विचरण और अनुरूपता हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह से अपने से पहले जो स्टडी हुआ करते थे उसका जो कि खंडन करते हैं, उसके बाद जो कि अपनी स्टडी को बताते हैं। तो अब देखो ये क्या बताते हैं आगे, यहाँ पे लिखा गया, मर्टन ने सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक संरचना में भेद करते हुए बताया कि किसी समाज की सांस्कृतिक संरचना समाज के लक्ष्यों एवं हितों का निर्धारण करती है, जबकि सामाजिक संरचना उन अवसरों की संरचना को दर्शाती है जो व्यक्ति को संस्थागत साधनों के द्वारा सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति को नियमित करते हैं। यानी जो मर्टन है वो देखो मर्टन ने जो क्या किया, जो सामाजिक संरचना है हमारी और जो सांस्कृतिक संरचना है उसको जो देखो समाज में अलग अलग करके देखा है। और इन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति के लक्ष्य होते हैं, समाज के लक्ष्य होते हैं, वो कौन निर्धारण करता है, जो हमारे सामाजिक संरचना होते हैं वो जो कि निर्धारित करते हैं कि इस समाज में किसी व्यक्ति को क्या क्या जो कि लक्ष्य कौन से लक्ष्य जो कि प्राप्त करने चाहिए, और ये लक्ष्य देखो समाज द्वारा मान्य होंगे। और उसी तरह एक मर्टन ने दूसरा टर्म निकाला है सांस्कृतिक संरचना। इसमें क्या होता है कि जो समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब कि आपको ऐसे इसको इस तरह से प्राप्त करना जिससे समाज जो कि समाज में ये मान्य हो। ये ऐसा नहीं कि जैसे कि अगर देखो अमीर बनने के लिए क्या समाज में सांस्कृतिक संरचना यानी मान्य साधन है, वो देखो साधन है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करो, आप
शिक्षा ग्रहण करो और जो कि मेहनत और परिश्रम के बल पे जो कि आप धन अर्जन करो अपने नवाचार के जरिए, चाहे जैसे भी, ठीक है। इस तरह से आप जो कि धन का अर्जन करो। तो जब आप इस तरह से धन का अर्जन करते हो धनी बनने के लिए या सफल होने के लिए, तो जब आप इस तरह से अर्जन करते हो तो ये देखो, ये जो रास्ते हैं ना, ये जो साधन धन प्राप्त करने के, ये समाज द्वारा मान्य है। ये इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन अगर देखो वहीं अगर आप अमीर बनने के लिए चोरी करोगे, डकैती करोगे, या फिर कुछ और भी जैसे कह लो हिंसात्मक कार्य करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपराधिक गतिविधि करोगे, तो जब ये सब काम करोगे तो देखो ये जो साधन आप अपना रहे हो, इसके जरिए जो अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ये देखो समाज द्वारा मान्य नहीं है। ये चीज़ें क्या है, समाज में आपराधिक प्रवृत्ति फैलाती हैं, समाज में अशांति फैलाती है, तो इसलिए समाज द्वारा मान्य नहीं है। इन रास्तों का आप प्रयोग करके जो कि अमीर नहीं बन सकते हो। तो वही बात यहाँ पे सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना के रूप में समझाई जा रही है। सामाजिक संरचना यानी जो भी हमारे समाज के लक्ष्य है उसको सामाजिक संरचना कहा गया है, और इन लक्ष्यों को जिन साधनों से हम प्राप्त करेंगे उसको क्या बोला गया है, सांस्कृतिक संरचना बोला गया है। उम्मीद है आपको सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो यहाँ पे आगे बताया जाता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको क्लियर दिखेगा। देखो आगे बोला जाता है, जब समाज में सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधन स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं तथा मान्य साधनों द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार अनुकूलन या अनुरूपतावादी होता है। यानी कि अब देखो मर्टन यहाँ से अब शुरू करते बताना कि कब समाज में अनुरूपता देखने को मिलेगी और कब जो कि समाज में विचलन देखने को मिलेगी। तो पहले समाज में अनुरूपता कब होगी उसकी बात यहाँ पे करते हैं। बोलते हैं जब समाज के जो भी सांस्कृतिक लक्ष्य हैं और जो संस्थागत साधन यानी कि लक्ष्य को जो प्राप्त करने के साधन है, वो देखो पहले शर्त है क्या, स्पष्ट रूप से अगर परिभाषित होते हैं और मान्य साधनों द्वारा व्यक्ति जो कि इसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो तब जो देखो तब जो कि इस तरह की स्थिति जो बनती है, तो इसे क्या बोलते हैं, व्यवहार या अनुकूलन अनुरूपतावादी जो कि इसको बोलते हैं। यानी कि इस तरह से कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है तो उस समय जो कि समाज में अनुकूलन देखने को मिलेगा, विचलन देखने को नहीं मिलेगा। राइट। अब देखो विचलन कब आता है ये बताते हैं, परंतु जब इन लक्ष्यों एवं साधनों के मध्य संतुलन भंग हो जाता है, यानी कि जो मान्य लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के जो मान्य साधन है, अगर आप उसके अनुरूप काम नहीं करे, हो सकता है कि आप जो कि अपने लक्ष्य से भटक गए, तब विचलन की स्थिति होगी। लेकिन आपको लक्ष्य अगर पता है लेकिन आप साधन गलत यूज करें, तब विचलन की स्थिति होगी। जब आप लक्ष्य और साधन दोनों को नहीं मान रहे हो तब आप विचलन की स्थिति होगी। तो इस तरह के कई तरीके जिससे समाज में विचलन हो सकता है, उसको यहाँ पे जो कि मर्टन जी बताते हैं। ठीक है, यानी कि जब लक्ष्य और साधन में असंतुलन की स्थिति जब भी होगी, तब जो कि समाज में विसंगति की स्थिति होगी, यानी विचलन की स्थिति हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि कब समाज में विचलन होगा, कब समाज में अनुकूलन हमको देखने को मिलेगा। अब देखो इसी चीज़ को मर्टन जो कि एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे इस डायग्राम के थ्रू मर्टन बताते हैं कि समाज में कब कब जो कि विसंगति या फिर कह लो कि विचलन की स्थिति होगी। इन्होंने बताया कि समाज में देखो चार ऐसी परिस्थिति होगी जहाँ पे जो कि विचलन हमको देखने को मिलेगा। उन सभी चार परिस्थिति को इन्होंने नाम दे दिया है। पहला नाम दिया है नवाचार, दूसरा संस्कारिता, तीसरा दिया है प्रत्यावर्तन, चौथा है विद्रोही। ये चार नाम दे दिए और ये चार दरअसल कुछ और नहीं बल्कि ये ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ जब जो कि विचलन की स्थिति समाज में उत्पन्न हो सकती है किसी भी समाज में। और दूसरी बात यहाँ देखो, यहाँ पे सांस्कृतिक लक्ष्य दिए गए, यहाँ पे संस्थागत साधन दिए गए, और ये प्लस का जो चिन्ह है इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्य को स्वीकार कर रहा है, या फिर समाज जो है कि जो अपना व्यवहार करे कोई व्यक्ति वो प्लस अगर चिन्ह है तो इसका मतलब सांस्कृतिक लक्ष्य को स्वीकार करे, अगर माइनस है तो इसका मतलब वो सांस्कृतिक लक्ष्य को स्वीकार नहीं करे। इसी तरह अगर संस्थागत साधन यानी जो मान्य साधन है उस पर बात करें, अगर प्लस का चिन्ह है इसका मतलब कि जो मान्य साधन समाज द्वारा निर्धारित किए गए उन्हीं साधनों का प्रयोग कर रहा है। अगर माइनस में है, माइनस का चिन्ह है साधन में, तो इसका मतलब कि जो मान्य साधन है उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है व्यक्ति। तो यही चार कंडीशन बताए। तो चलो देख लेते हैं बाई बाई से। तो ये पहला बोलते हैं जो आपका नवाचार है, इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन बताते हैं कि जो समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य है उसको देखो व्यक्ति मानता तो है, लेकिन जो साधन दिए गए कि इस लक्ष्य को आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो, उन साधनों का प्रयोग नहीं करता बल्कि किसी और अन्य साधनों का प्रयोग करता है जो समाज द्वारा मान्य नहीं होता। जब ऐसी स्थिति होगी तो इसको नवाचार की स्थिति बोला, और इस समय जो कि विचलन होना ही होना है समाज में। इस तरह की बातें यहाँ पे नवाचार के माध्यम से इन्होंने बताया है। राइट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को देख लो, एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि एक छात्र परीक्षा पास करने और डिग्री प्राप्त करने के लक्ष्य को, जैसे हमारे समाज का लक्ष्य क्या है कि आपको डिग्री प्राप्त करना है, ठीक है, तो ये लक्ष्य देखो मान तो रहा है कि हाँ हमको डिग्री प्राप्त करना है, लक्ष्य को स्वीकार तो करता है लेकिन पास होने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। हो सकता है वो नकल करके जो कि पास हो रहा है, इस तरह की स्थिति, मेहनत या परिश्रम करके जो कि पास नहीं हो रहा है, यानी जो साधन उसका जो कि अनुचित जो साधन है उसका प्रयोग कर रहा है, उचित साधनों का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल, जब इस तरह की स्थिति होगी, देखो आप ही सोचो जब पेपर लीक
हो जाएंगे या फिर बहुत से लोग जो कि नकल करके पास होंगे, तो अब ऐसे जो मेहनत करे वो जो अच्छे हैं पढ़ने में, वो उनको देखो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो समाज में विचलन की स्थिति देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इस तरह की बात होती है पहले कंडीशन में। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, संस्कारिता का, राइट। दूसरा क्या कंडीशन है, संस्कारिता का। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि यहाँ पे व्यक्ति देखो सांस्कृतिक लक्ष्य को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि संस्थागत साधन पर ज़्यादा बल देता है, यानी जो आप मान्य साधन है उनको प्रयोग ज़्यादा करता है, और लेकिन जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य जो समाज द्वारा मान्य लक्ष्य है वो जो कि उसको स्वीकार करना भूल जाता है, या फिर उसको स्वीकार करने पर कम ध्यान देता है, या फिर उसको मान्यता उस लक्ष्य को नहीं मानता है। लेकिन हाँ, संस्थागत जो साधन है उसको जरूर मानता है। तो अब इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे जो आपका संस्कारिता है, जैसे आप देखो नौकरशाही जो व्यवस्था है वो इसका काफ़ी अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ देखो जो नौकरशाही वो देखो नियम कानून को ज़्यादा, वेबर भी बोलते हैं कि नियम कानूनों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और एटलीस्ट जो नौकरशाही का उद्देश्य है कि अंत में जनता का भला करना, वो उसको देखो ताक पे कर देते हैं। क्या होता है, कई बार बहुत से ऐसे लाभार्थी होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट के कारण वो लाभार्थी की श्रेणी में नहीं आ पाते हैं, किसी एक दो डॉक्यूमेंट के कारण, भले वो अदर एरिया जो कि एलिजिबल हो, ठीक है, एक दो पॉइंट वो अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं जो कि पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नियम कानून के अंतर्गत ही नौकरशाही जो व्यवस्था होती है वो उसको देखो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन हो सकता है वो जो लाभार्थी वो जो कि वो लाभार्थी जो है वो जो कि इस स्कीम के लिए उसी के लिए जो कि ये स्कीम बनाया गया, उसी तरह के जो लोग हैं उन्हीं के लिए जो कि स्कीम बनाया गया, लेकिन देखो उस स्कीम का उसका लाभ नहीं मिला। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका अल्टीमेट लक्ष्य था प्रशासन का, नौकरशाही व्यवस्था का, कि जनता का कल्याण हो, अधिक से अधिक जनता का इसमें कल्याण शामिल हो, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ संस्थागत साधन है वहीं पे जो कि ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दिया गया है संस्कारिता या कर्मकांड का। तो जैसे यहाँ देखो बताया जा रहा है, जैसे एक छात्र कॉलेज जाता है किंतु कक्षा में नहीं जाता है और कैंटीन में ही समय बिताता है। यहाँ पे देखो जो साधन है क्या कि आप जाइए पढ़िए, लेकिन हम देखो स्कूल तो जा रहा है, स्कूल जाने यानी जो साधन कहाँ से पढ़ेगा, स्कूल जाकर पढ़ेगा, तो ये विद्यालय में तो जा रहा है लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, राइट। यानी जो संस्थागत साधन है उसको तो मान्य कर रहा है, लेकिन जो आपका लक्ष्य है उसको नहीं मान्य कर रहा है, बल्कि वो कैंटीन में समय बिता रहा है, इधर उधर और जो मस्ती मजा है वो कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, राइट। ये हमने दूसरा देख रहे हैं संस्कारिता। अब इसी में देखो एक और बात कहा जाता है कि एग्जाम्पल में कि अनुकूलन का यह रूप जो संस्कारिता का रूप है, यह देखोगे तो निम्न मध्यम वर्ग में अधिक पाया जाता है, जहां समाज में सफलता प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जाता है, व्यक्ति में असफलता का भय बना रहता है, और मजबूत सामाजिकरण के कारण व्यक्ति पर मान्य साधनों के अनुपालन का अत्यधिक दबाव होता है। यानी कि देखो जो व्यक्ति मान्य साधनों का प्रयोग क्यों करता है, क्योंकि देखो जो समाज के नियम कानून है ना, उससे उसको जो कि उसके अंदर भय है कि हम अगर इसका नियम कानून का विरोध करेंगे तो हमको दंड हो सकता है, समाज में हमको दंड मिल सकता है, या फिर समाज में हमको अच्छी परिस्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए वो मान्य साधनों का तो प्रयोग करता है, लेकिन वो जो कि अपने भय के कारण जो कि लक्ष्य से भटक जाता है। इस तरह का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है मर्टन के द्वारा। फिर देखो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड इन्होंने डायग्राम में तो बताया प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन देखो एक ऐसी सामाजिक स्थिति जहाँ पे देखो सांस्कृतिक लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, और जो संस्थागत साधन है उसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। अब इस वर्ग में कौन आएगा, इस वर्ग में जैसे देखो जो आपके साधु संत है, या फिर जो देखो जो नशाखोरी में लिप्त हैं, नशे में रहते हैं, वो देखो सांस्कृतिक लक्ष्य को भी नहीं मानते हैं, और जो संस्थागत साधन है उसको भी नहीं माने, यानी जो साधन का प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के, उन साधनों का भी प्रयोग नहीं करते। जिससे देखो साधु संत अपने में मस्त रहते हैं, उनकी अपनी ही अलग एक अध्यात्म दुनिया है, और जो नशाखोर हैं या जो नशे में लिप्त हैं उनकी भी एक अलग ही दुनिया है, वो भी सामाजिक नियम कानून को नहीं मानते हैं, सामाजिक लक्ष्य से परे होते हैं। तो इस तरह की स्थिति प्रत्यावर्तन में भी हमको देखने को मिलती है। अब बोलते हैं समाज में यह स्थिति कब होती है, जब व्यक्ति देखो बार बार असफल हो जाता है, यानी जो संस्थागत साधन है उसका प्रयोग करता है और लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो कि इसमें सफल नहीं होता है, वो बार बार प्रयास करते हैं जो आपका मान्य साधन है उसी के जरिए जो कि लक्ष्य प्राप्त करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, बार बार असफल हो जाता है, तब जो कि इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलती है। देखो क्या है विद्रोही। विद्रोही में देखो ये कंडीशन बताया जाता है, जो सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, जो संस्थागत साधन होते हैं, जो समाज द्वारा निर्धारित होते हैं, मान्य होते हैं, इन दोनों को अस्वीकार करके जो कि नए सांस्कृतिक लक्ष्य का निर्माण किया जाता है और नए साधनों का निर्माण किया जाता है। तो इस कंडीशन में जब होती है समाज की स्थिति, तो समाज काफ़ी ज़्यादा जो कि विचलन की स्थिति में होती है, क्रांति की स्थिति, जब का समाज में क्रांति की स्थिति होती है तो इस तरह की स्थिति होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की बताऊँ तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो कुछ इसी तरह के वर्ग में था। समाज में जब विचलन हो रही थी, समाज में अशांति थी, तनाव का माहौल था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था, ये सब कुछ थी, तो वो इसी के कैटेगरी में आएगा वो वाला विचलन। क्योंकि यहाँ पे देखो जो अंग्रेजों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए थे अपने लिए, भारतीयों के लिए, और जो साधन दिए गए थे वो देखो भारतीयों को स्वीकार
नहीं था। क्यों? क्योंकि हमको देखो लोकतंत्र चाहिए था, ना कि ब्रिटिशर्स के अंतर्गत जो कि काम करना या रहना। तो ये ना हमने उनके लक्ष्य को स्वीकार किया, ना ही उनके साधनों को स्वीकार किया। हमने बोला बल्कि हमारा एक खुद का एक देश होगा जो स्वतंत्र होगा। तो देखो हमने अपना नया लक्ष्य बना लिया और इसको प्राप्त करने के हमने साधन भी नए बना लिए। इसको हम देखो अपने शांतिपूर्ण तरीके से जो कि आज़ादी के लिए आंदोलन करेंगे, गांधीवादी विचार को आगे बढ़ाएंगे, उस आधार पर जो कि हम जो कि अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। यानी कि साधन भी हमने नया ले लिया, पुराने साधन को हमने अमान्य कर दिया, जो पुराने लक्ष्य थे उसको भी अमान्य करके नए जो कि लक्ष्य हमने सामने लेते हैं। तो इस तरह की जब समाज में तनाव, इस तरह की स्थिति समाज में आती है तो इस तरह की परिस्थिति विद्रोही परिस्थिति को, इसको विद्रोही परिस्थिति जो कि मर्टन नाम देते हैं, राइट। तो ये चारों परिस्थिति है जब समाज में जो कि विचलन की स्थिति हमको देखने को मिल सकती है। किसी भी समाज जो कि इसके अलावा कोई और विचलन की स्थिति नहीं देखने को मिलती है। बस ये चार ही इस परिस्थिति, जब ये चार परिस्थिति बनेंगे तो समाज में विचलन हमको देखने को मिलेगा। यही इनका जो अनुकूलन और विचलन का सिद्धांत है जो कि मर्टन हमको बताते हैं, राइट। अब देखो इनका जो कि आलोचना में किया जाता है, तो आलोचना को भी देख लेते हैं लगे हाथ। देखो इनकी आलोचना में पहली आलोचना की जाती है। आलोचकों के अनुसार मर्टन की यह मान्यता कि अमेरिकी समाज में एक मतैता है और व्यक्ति केवल संरचनात्मक तनाव के कारण विचलित व्यवहार करते हैं, सही नहीं है। यानी कि मर्टन जो आलोचक कहते हैं कि जो मर्टन का ये मानना है कि सभी व्यक्ति जो कि एक ही मत को स्वीकार करते हैं, एक ही विचार को स्वीकार करते हैं और सामाजिक संरचना में तनाव के कारण ही विचलित व्यवहार देखने को मिलता है, ऐसा मानना इनका सही नहीं है। इस संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि आधुनिक विषम रूपी समाज में मूल्य एकात्मता अर्थात ऐसे सांस्कृतिक लक्ष्य को निर्धारित कर पाना कठिन है जो सभी के लिए मान्य। यानी जो मर्टन मान लेते हैं सांस्कृतिक लक्ष्य में कि ऐसे लक्ष्य जो कि सभी को मान्य होंगे, तो ऐसा जो कि अभी आज का समाज देखो काफ़ी जटिल समाज हो गया। तो यहाँ पे देखो विभिन्न वर्ग के विभिन्न समूह के लोग रहते हैं, तो इसलिए बोला जाए कि जो आज का आधुनिक विषम रूपी समाज है, ऐसे समाज में जो कि केवल कोई एक मान्यता को, सामाजिक मान्यताओं को मानना सभी के लिए जो कि संभव नहीं है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है मर्टन के विचार की। फिर नेक्स्ट आलोचना में देखो कहा जाता है, मर्टन के अनुसार विचलन समाज के लक्ष्यों एवं साधनों के बीच उत्पन्न तनावों का परिणाम होता है, किंतु तनाव व्यक्ति को आवश्यक रूप से विचलन की ओर ही ले जाते हैं। यह विचार तर्कसंगत नहीं है। जैसे देखो मर्टन बोलते हैं कि जो हमारा समाज में विचलन देखने को मिलता है, उसमें वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे समाज के लक्ष्य और साधन है उसमें तनाव जब होता है तब हमको विचलन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आलोचकों को कहना है कि देखो जरूरी नहीं कि हर एक तनाव जो कि व्यक्ति का व्यवहार जो कि विचलनकारी कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ मर्टन का सिद्धांत यह व्याख्या करने में पूर्णतः सक्षम नहीं है कि कोई व्यक्ति विसंगतिपूर्ण सामाजिक दशाओं के प्रभाव के बावजूद विचलनकारी व्यवहार क्यों नहीं करता है। तो यानी यहाँ बोला कि जरूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी जो कि सामाजिक दशाएं अच्छी नहीं है, सामाजिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो वो विचलनकारी व्यवहार करिए, आवश्यक नहीं है। इस आधार पर जो कि इनकी आलोचना की जाती है। फिर देखो नेक्स्ट बोला जाता है कि मर्टन के इस सिद्धांत पर आलोचकों का आरोप है कि यह सिद्धांत समाज में विद्यमान शक्ति संबंधों एवं सामाजिक नियंत्रण की उपेक्षा करता है, जो कि समाज में अनुरूपता एवं विचलन के प्रमुख रूप से प्रभावित कारक देखने को मिलते हैं। यानी समाज में देखो शक्ति संबंध है, जैसे वो कार्ल मार्क्स जो थे आपके पूंजीवाद को बोला था कि पूंजीवाद जो थे, यानी जो पूंजीवादी है, समाज की सारी शक्ति जो कि इन्हीं में केंद्रित होती है और ये जो कि शोषण करते हैं निम्न वर्ग का। तो ये जो शक्ति वाली बात है, ये जो कि मर्टन जो कि इसकी उपेक्षा कर देते हैं, इसकी बात जो कि वर्णन वगैरह नहीं करते, जबकि शक्ति एक मेजर रोल, जो पावर है, सत्ता है, वो देखो मेजर रोल निभाता है समाज में विचलनकारी सामाजिक नियंत्रण के लिए या फिर समाज में जो विचलन होता है उसके संबंध में, राइट। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। फिर देखो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे आलोचना जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में लिखने लायक नहीं है। जैसे एक देखो यहाँ पे कोहेन भी बोलते हैं कि मर्टन का सिद्धांत अनुपयोगितावादी अपराध जिसको लोग केवल हंसी मजाक में करते हैं, जैसे समाज के किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त नहीं, जिससे जो कि समाज का कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जैसे यहाँ बोला जाता है कि कुछ ऐसे व्यवहार हंसी मजाक होते हैं। जैसे आप इसका देखो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, प्रैंक वीडियो। आप भी जो कि देखो यूट्यूब पे देखो काफ़ी ज़्यादा जो कि प्रैंक वीडियो प्रचलित है। तो यहाँ पे देखो वही बात बोला है कि अगर कोई व्यक्ति हंसी मजाक में कुछ अपराध वाली या विचलनकारी परिस्थिति वाली जो कि कार्य व्यवहार कर देता है, तो ऐसे में देखो समाज विचलन नहीं देखने को मिलता है। थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए लोग जो कि कुछ कह सकते हो खुरापात टाइप की चीज़ें कर देते हैं, लेकिन इससे जो कि विचलन की स्थिति नहीं आती। जैसे देखो घूमने के लिए कार चुराना, बाल अपराध, इस तरह की व्याख्या जो कि इस तरह के अपराध की व्याख्या जो कि मर्टन का ये सिद्धांत नहीं कर पाता है। तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे बोला जाए कि मर्टन के सिद्धांत पर यह भी आरोप लगता है कि इस सिद्धांत का परीक्षण जो कि अनुभाविक आधार पर नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पे देखो अनुभव जो आपका व्यवहारिक अध्ययन है वो देखो यहाँ पे संभव नहीं है। इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। अब देखो यहाँ पे वही कंक्लूजन निकलता है
जहाँ तक मर्टन के एक पक्षी होने का सवाल है तो उल्लेखनीय कि मर्टन विचलन एवं अपराध को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है और विचलन के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के प्रतिमान को स्थापित करता है। मर्टन के पक्ष में रॉबर्ट रेनोवियर ने बताया है कि राजनीतिक रूप से अभिप्रेरित अपराध को मर्टन के विद्रोही विचलन की कोटि में रखा जा सकता है और अनुपयोगितावादी अपराध का विश्लेषण हम नवाचार विचलन के अंतर्गत कर सकते हैं। यानी जो देखो अभी जस्ट इनकी आलोचना की गई थी कि जैसे हंसी मजाक में या अनुपयोगितावादी जो अपराध है या बाल अपराध उसको हम किस में दे सकते हैं, तो बोला जाए कि जो नवाचार इस मर्टन ने बताया था उसके अंतर्गत जो कि इस तरह के अपराध का अध्ययन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि कौन बोला, ये रॉबर्ट रेनोवियर ने ही बोला है इस बात को। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद मर्टन का यह विचार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसे एक तरफ जहां उसके द्वारा किया गया विचलन का विश्लेषण प्रकारवादी सिद्धांत में निहित कमियों को दूर करता है, वहीं उसने अनुकूलन के प्रकारों के आधारों पर विचलन का निर्धारण करके विचलन के क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, एक तरह से इन्होंने देखो प्रकारवाद का जो कमियाँ थी उसको दूर किया, साथ ही इन्होंने और जो 4 टाइप बताया कि समाज में जब ये 4 परिस्थिति होंगी तब विचलन की स्थिति होगी, यानी कि जो विचलन सामाजिक विचलन की परिस्थिति है उसके अध्ययन को काफ़ी सिस्टमेटिक तरह से इन्होंने बता दिया है और काफ़ी बृहद भी इन्होंने बना दिया है। मर्टन के पहले विचलन को मुख्यतः प्राणीशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्लेषित किया जाता था, परंतु मर्टन ने यह स्थापित किया कि सामाजिक संरचना क्रियाशील है, यह नए अभिप्रेरकों एवं व्यवहारों को भी उत्पन्न करती है और विचलन के लिए भी यह जिम्मेदार है। यानी कि मर्टन से पहले जो कि सामाजिक संरचना को विचलन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता था, लेकिन मर्टन ने सिद्ध किया कि जो सामाजिक संरचना है वो देखो विचलन, जो भी समाज विचलन होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कारक है, फैक्टर है। ठीक है, इस प्रकार मर्टन ने विचलन संबंधी अपने विचारों द्वारा लोम्ब्रासो एवं फ्रायड के विचारों को अस्वीकृत कर दिया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विसंगति एवं विचलन के क्षेत्रों को विस्तृत करने, क्रांतिकारी उथल-पुथल आदि को इसमें शामिल करने तथा मनोवैज्ञानिक प्राणीशास्त्रीय विश्लेषण के विकल्प के रूप में विचलन की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने में मर्टन का योगदान समाजशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे वही कंक्लूजन में वगैरह की जाती है, देखने को यही सब मिलता है। फिर देखो इनका नेक्स्ट टॉपिक है संदर्भ समूह, इसको हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।